मध्य प्रदेश का शांत सा जिला नरसिंहगढ़ उस सुबह असामान्य रूप से जागा हुआ था। हवा में धूल कम और फुसफुसाहटें ज्यादा थी। वजह थी नए एसपी का कार्यभार संभालना। नाम था आर्य वीर सिंह। उनके आने से पहले ही उनकी छवि जिले में पहुंच चुकी थी। सख्त, अनुशासित और समझौता न करने वाले अफसर की। कहा जाता था कि वे फाइल नहीं, फैसले देखते हैं और चेहरा नहीं, चरित्र पढ़ते हैं। थाने के भीतर हलचल थी। जो कुर्सियां महीनों से टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी, आज सीधी कर दी गई थी। टेबल पर बिखरी फाइलें करीने से सजा दी गई थी। सिपाही अपनी बेल्ट कसकर, टोपी ठीक करके बार बार शीशे में खुद को देख रहे थे, जैसे पूरा थाना एक अदृश्य परीक्षा में बैठा हो। पर इस भागदौड़ के बीच एक दृश्य रोज की तरह स्थिर था। थाने के बाहर बरामदे के कोने में बैठा एक अपंग बूढ़ा, हाथ में पुरानी लकड़ी की लाठी, पैरों में घिसी हुई चप्पल, आंखों में धुंधली सी चमक। लोग उसे पागल मास्टर कहते थे। कोई हंसकर सिक्का उछाल देता, कोई ताना मार देता। अरे मास्टर जी, आज कौन सा सबक पढ़ाओगे? पुलिस वाले उसे अक्सर भगा देते। चल हट यहाँ से, थाने को आश्रम समझ रखा है क्या? वह हर बार चुपचाप उठता, थोड़ी दूर जाता, फिर लौट आता, जैसे उसे इस जगह से कोई अनकहा रिश्ता हो। दोपहर ठीक 12 बजे काली सरकारी गाड़ी थाने के गेट पर आकर रुकी। नीली लाल बत्ती की चमक धूप से मिलकर एक अलग ही रोशनी बना रही थी। दरवाजा खुला था। पहले चमकते जूते दिखे, फिर सधी हुई वर्दी, कंधों पर चमकते सितारे। आर्य वीर सिंह गाड़ी से उतरे। चेहरे पर संयम, चाल में स्थिरता। पूरा स्टाफ एक साथ तन गया। सलाम साहब, आवाज गूंज उठी। उसी क्षण वह बूढ़ा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। लाठी पर वजन डालते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें सीधे आर्यवीर के चेहरे पर टिकी थी, जैसे वह किसी भूली हुई तस्वीर से मेल बैठा रहा हो। कुछ पल वह सामने खड़ा रहा, फिर कांपते हाथों से आगे बढ़ा और हल्के से उनकी वर्दी को छू लिया, मानो उस कपड़े की सच्चाई परखना चाहता हो। अबे ओ, एक सिपाही गुर्राया। दिमाग खराब है क्या? ये एसपी साहब हैं। उसने गुस्से में बूढ़े को जोर से धक्का दिया। बूढ़ा संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी लाठी दूर जा गिरी। आवाज तेज थी, धप। आर्यवीर 2 कदम आगे बढ़ चुके थे, पर वह आवाज जैसे उनके भीतर कहीं गूंज गई। उनके कदम अचानक रुक गए। उन्होंने धीरे धीरे गर्दन मोड़ी। जमीन पर पड़ा बूढ़ा उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न शिकायत, बस एक अजीब सी पहचान। और तभी आर्यवीर का चेहरा बदल गया। उनकी कठोर आंखों में अचानक नमी उतर आई। होठ हल्के से कांपे, जैसे कोई पुरानी याद सीने में दरवाजा खटखटा रही हो। वे तेज कदमों से लौटे। सब स्तब्ध थे। साहब, उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी टोपी उतारी, झुके, बूढ़े आदमी की गिरी हुई लाठी उठाई और उसके हाथ में थमा दी। फिर सबके सामने उसी धूल भरे फर्श पर वह घुटनों के बल बैठ गए। थाने में सन्नाटा पसर गया। आर्यवीर ने बूढ़े आदमी का कांपता हुआ हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उनकी आंखों से एक गर्म आंसू बूढ़े की हथेली पर गिरा। गुरुजी, उनकी आवाज भर्रा गई। सिपाही, इंस्पेक्टर, हवलदार, सबके चेहरों पर अविश्वास था। अभी कुछ क्षण पहले जिसे पागल कहकर धक्का दिया गया था, वही आदमी इस जिले के एसपी की आंखों में आंसू ला रहा था। बूढ़े ने ध्यान से उनका चेहरा देखा। तू आर्य है? उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें उम्मीद थी। आर्यवीर ने सिर झुका दिया। हाँ गुरुजी, आपका वही, जिसे आपने सिखाया था कि हालात इंसान को छोटा नहीं करते,
थाने की दीवारें जैसे इस दृश्य को अपने भीतर दर्ज कर रही थी। आर्यवीर उठे। इस बार उनकी आवाज में वही अधिकार था, पर उसमें भावनाओं की आग भी थी। आज के बाद इस आदमी को कोई पागल कहेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भिखारी नहीं है, ये मेरे जीवन के निर्माता है। सिपाही की गर्दन झुक गई, हवा भारी हो गई। आर्यवीर ने धीरे से कहा, चलो गुरुजी, अब धूप में नहीं बैठना पड़ेगा। और उस क्षण नरसिंहगढ़ ने सिर्फ एक शख्स एसपी नहीं देखा, उसने देखा एक ऐसा शिष्य जिसने अपनी वर्दी के सितारों से पहले अपने अतीत के ऋण को पहचाना। उस सन्नाटे में सिर्फ खामोशी नहीं थी, वहां एक कहानी का दरवाजा खुल चुका था जिसे पूरा शहर सुनने वाला था। 17 साल पहले की बात है। तब आर्यवीर नहीं, वह सबके लिए सिर्फ वीरू था। 17 साल का एक साधारण सा लड़का जो कोटा की तंग गलियों में बड़े सपने लेकर घूमता था। पढ़ाई में औसत, शरारतों में थोड़ा आगे, लेकिन दिल का बहुत कोमल। उसके पिता महेंद्र सिंह रात की ड्यूटी करने वाले बस ड्राइवर थे। घर की हालात बहुत अच्छी नहीं थी, पर इतना था कि तीनों वक्त की रोटी और बच्चों की पढ़ाई चल सके। उस रात भी सब कुछ सामान्य ही था। वीरू अपनी बहन पायल के कमरे में बैठा उससे मजाक कर रहा था। पायल कई महीनों से दिल की बीमारी से जूझ रही थी, पर उसके चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान रहती थी। माँ सुजाता रसोई में चाय बना रही थी और बार बार दरवाजे की ओर देख लेती। तेरे पापा आते ही होंगे। रात करीब 10:30 बजे फोन की घंटी बजी। वीरू ने बेफिक्री में फोन उठाया, पर उधर से आती आवाज ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। क्या आप महेंद्र सिंह के घर से बोल रहे हैं? उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया, हालत गंभीर है, तुरंत सिविल हॉस्पिटल आ जाइए। उस एक वाक्य ने जैसे घर की दीवारों को हिला दिया। सुजाता के हाथ से कप गिर गया। वीरू भागते हुए अस्पताल पहुंचा, पर वहां सिर्फ सफेद चादर में ढका एक शरीर उसका इंतजार कर रहा था। डॉक्टर ने औपचारिक सी आवाज में कहा, हमें अफसोस है वो नहीं रहे। वीरू कुछ पल तक उस चादर को देखता रहा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि पापा अचानक उठकर कहेंगे, अरे मजाक था। लेकिन जिंदगी मजाक नहीं करती। उसी सदमे के बीच घर से खबर आई कि पायल की हालत बिगड़ गई है। जब वीरू उसे देखने पहुंचा, उसकी धड़कनें धीमी पड़ चुकी थी। बहन ने बस इतना कहा, भैया पापा आ गए, और अगले ही पल उसकी उंगलियां ढीली पड़ गई। एक ही रात में वीरू ने अपने पिता की मजबूत छाया और अपनी बहन का मासूम मुस्कान खो दी। सुजाता के लिए यह दोहरी चोट थी, पति और बेटी दोनों का जाना। वह घर जो कभी हंसी से गूंजता था, उस रात सिसकियों से भर गया। वीरू के भीतर कुछ टूट गया था, सिर्फ दुख नहीं बल्कि बचपन भी। 17 साल का वह लड़का जो कल तक भविष्य की बातें करता था, अचानक वर्तमान के बोझ तले दब गया। उसे लगा जैसे जिंदगी ने बिना चेतावनी के उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया हो। उस रात वीरू रोया जरूर, पर उसके आंसू सिर्फ पिता और बहन के लिए नहीं थे। वह अपने खोए हुए भरोसे, अपनी अधूरी मासूमियत और अचानक आई जिम्मेदारियों के लिए भी रो रहा था। उसी रात एक साधारण सा लड़का भीतर से बदलने लगा, एक ऐसा परिवर्तन जिसे आने वाले वर्षों में पूरा शहर देखने वाला था। शमशान घाट की आग धीरे धीरे आसमान को छू रही थी और धुएं की काली लकीरें जैसे वीरू के भीतर उठते तूफान का ही रूप थी। लकड़ियों के चटकने की आवाज, मंत्रों की धीमी ध्वनि और लोगों की फुसफुसाहट, सब कुछ दूर, बहुत दूर लगता था। भीड़ वहां मौजूद थी, पर वीरू को अपने चारों तरफ बस खालीपन दिख रहा था। वह थोड़ा हटकर एक पत्थर पर बैठ गया था। आंखें सूज चुकी थी, होठ सूख चुके थे और हाथों में अब भी पिता की अर्थी का स्पर्श कांप रहा था। उसे लग रहा था
जैसे यह आग सिर्फ चिता नहीं जला रही बल्कि उसकी पूरी दुनिया भस्म कर रही है। वह बुदबुदाया, अब क्या बचेगा मेरे पास। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का हल्का सा लेकिन स्थिर स्पर्श महसूस हुआ। उसने गर्दन उठाई। सामने एक मध्यम आयु का व्यक्ति खड़ा था। सादा खादी का कुर्ता, कंधे पर पुराना झोला, आंखों में अजीब सी शांति और चेहरे पर शिक्षक जैसा संयम। वह व्यक्ति बिना औपचारिकता के उसके पास बैठ गया, जैसे उसे वर्षों से जानता हो। कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, रो ले बेटा, आंसू रोकने से दर्द पत्थर बन जाता है। वीरू उसकी तरफ देखता रह गया। उस आदमी ने आगे कहा, अगर आज तुम टूट गए तो तुम्हारी माँ भी मर जाएगी बेटा, अब तुम्हें ही उसकी ढाल बनना होगा। दुनिया बेरहम है। विधवा और बेसहारा माँ को लोग सहारा नहीं सवाल देते हैं। उसे तुम्हारी जरूरत है। उन शब्दों में आदेश नहीं, एक सच्चाई थी जो धीरे धीरे वीरू के सीने में उतर रही थी। वह व्यक्ति अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर उसकी ओर बढ़ाता है। इसमें 10,000 रुपये हैं। अंतिम संस्कार, घर का खर्च, जो जरूरी हो कर लेना। और ये रहा एक पता। उसने एक छोटा सा कार्ड थमाया जिस पर सिर्फ एक पता लिखा था, नाम नहीं। जब जिंदगी से हार जाओ यहाँ आना, लेकिन याद रखना हार मानने से पहले आना। वीरू की आंखों में सवाल तैरने लगे। आप कौन हैं? मुझे क्यों? वह पूछने ही वाला था कि अचानक शोर शराबे के बीच कुछ लोग आगे बढ़े और वह व्यक्ति भीड़ में ऐसे घुल गया जैसे कभी था ही नहीं। वीरू उठकर इधर उधर देखने लगा, पर सैकड़ों चेहरों में वह चेहरा कहीं नहीं मिला। उसके हाथ में लिफाफा था, जेब में एक अनजान पता और दिल में एक अजीब सी गर्माहट, जैसे राख के बीच किसी ने उम्मीद की एक चिंगारी रखती हो। उस दिन शमशान घाट की आग में सिर्फ उसका अतीत नहीं जला, उसी धुएं के बीच एक अनदेखा रिश्ता जन्म ले चुका था, जिसका रहस्य अभी खुलना बाकी था। घर लौटते लौटते शाम रात में बदल चुकी थी। आंगन में भीड़ थी, पर वह संवेदना की भीड़ नहीं, रिवाजों की भीड़ थी। कुछ औरतें माँ सुजाता को घेरे बैठी थी। किसी ने उनकी कलाई पकड़ रखी थी, कोई बड़बड़ा रहा था, समय की मर्यादा है, जो होना है अभी होगा। वीरू जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा माँ के माथे से सिंदूर पोंछा जा चुका था। लाल चूड़ियां एक एक कर पत्थर से तोड़ी जा रही थी। हर टूटती चूड़ी की आवाज उसके सीने पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। सुजाता निढाल सी बैठी थी, आंखें सूखी, जैसे आंसू भी थक चुके हों। किसी ने उनके सिर पर सफेद दुपट्टा डाल दिया था, जैसे उन्हें जीवित होते हुए भी शोक की परिभाषा में बांधा जा रहा हो। वीरू का गला भर आया, पर इस बार आंसू नहीं गिरे, आवाज निकली। पहली बार इतने लोगों के सामने। बस कमरे में सन्नाटा उतर आया। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ी। वह आगे बढ़ा, माँ के सामने खड़ा हो गया। आवाज कांप रही थी, पर शब्द पत्थर जैसे थे। मेरी माँ अभी जिंदा है, कोई उसे विधवा की तरह जीने को मजबूर नहीं करेगा। एक बुआ ने धीमे से टोका, बेटा ये रस्म है। समाज, वीरू ने बीच में ही रोक दिया, समाज मेरी माँ के साथ नहीं सोएगा रात को। समाज उसके आंसू नहीं पोंछेगा। समाज उसके लिए रोटी नहीं पकाएगा। फिर समाज को हक किसने दिया उसे जिंदा रहते मारने का? उसने झुककर माँ के सिर से सफेद दुपट्टा हटा दिया। सुजाता ने उसकी तरफ देखा। आश्चर्य, दर्द और एक अनकहा डर उनकी आंखों में था। वीरू ने उनकी टूटती कलाई अपने हाथ में ली। टूटी चूड़ियों के कांच ने उसकी उंगलियों को हल्का सा काट दिया था, पर उसे दर्द नहीं हुआ। किसी को हक नहीं है मेरी माँ की पहचान छीनने का। उसने धीमी लेकिन साफ स्वर में कहा, वो सिर्फ विधवा नहीं है, वो मेरी माँ है। कमरे में खुशर पुशर फैल गई। कुछ रिश्तेदार नाराज हो उठे। आजकल के लड़के बड़ों से ऐसे बात करते हैं। वीरू ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, जिसे मेरी माँ की तकलीफ से ज्यादा
रस्मों की चिंता है, वो अभी इस घर से चला जाए। उस पल उसकी उम्र 17 नहीं लग रही थी। चेहरा सख्त था, आंखों में आंसू की जगह निर्णय था। धीरे धीरे लोग बाहर निकलने लगे, कोई बुरा भला कहता हुआ, कोई सिर हिलाता हुआ, लेकिन वीरू अडिग खड़ा था। जब कमरा खाली हुआ, वह माँ के पास बैठ गया। सुजाता की हथेलियां ठंडी थी। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, लोग क्या कहेंगे? वीरू ने पहली बार माँ की आंखों में सीधा देखा। लोग कल कुछ कहेंगे, पर आज अगर मैं चुप रहा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उस रात घर में सिर्फ दो लोग थे, एक टूटी हुई माँ और एक बदलता हुआ बेटा। यहीं से वीरू के भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल गया। वह अब सिर्फ दुखी बेटा नहीं था, वह एक दीवार बनने की शुरुआत कर चुका था, अपनी माँ के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और उन बेड़ियों के खिलाफ जो समाज नाम के डर से इंसानों पर डाली जाती है। उसी रात एक किशोर लड़का भीतर से जवान हो गया। पिता और बहन के जाने के बाद घर की दीवारें जैसे हर दिन वीरू को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाती थी। माँ सुजाता ने एक सुबह चुपचाप अलमारी से पुरानी सिलाई मशीन निकाली, धूल झाड़ी, तेल डाला और उसे खिड़की के पास रख दिया। हाथ चलेंगे तो दिमाग कम भागेगा, उन्होंने धीमे से कहा। अब घर में मशीन की ठर ठर आवाज ही रसोई की सीटी बन गई थी। मोहल्ले की औरतें ब्लाउज, पेटीकोट, बच्चों की यूनिफॉर्म देने आने लगी। वीरू सुबह अखबार बांटता, दोपहर में एक किराने की दुकान पर हिसाब किताब लिखता और रात को ट्यूशन पढ़ाता। थका हुआ शरीर जब बिस्तर पर गिरता, तब भी नींद उसे तुरंत नहीं मिलती। वह स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई शुरू कर देता। कभी कभी माँ कहती, इतना मत कर बेटा, बीमार पड़ जाएगा, और वह मुस्कुरा देता, बीमार होने का टाइम नहीं है माँ। कई महीनों तक वह अपनी जेब में रखे उस छोटे से कार्ड को टालता रहा। पर एक दिन जब दुकान का मालिक उसे मामूली सी गलती पर सबके सामने अपमानित कर गया, जब किसी रिश्तेदार ने ताना मारा, अब क्या करेगा पढ़ लिख कर, तब उसने वही कार्ड निकाला। उस पर लिखा पता उसे शहर के एक पुराने मोहल्ले में ले गया। वहां एक छोटा सा सरकारी प्राथमिक विद्यालय था। दीवारों की पपड़ी उखड़ी हुई थी, बरामदे में टूटी बेंचें और बच्चों की आवाज़ों में एक अजीब सी सच्चाई। वीरू ने दफ्तर में पूछा तो चपरासी बोला, मिश्रा सर से मिलना है, पीछे वाले कमरे में होंगे। कमरे में वही व्यक्ति बैठे थे, सादा खादी का कुर्ता, चश्मे के पीछे गंभीर आंखें। आ गए, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जैसे उन्हें यकीन था कि यह दिन आएगा। आप राम नारायण मिश्रा? वीरू ने झिझकते हुए पूछा। नाम से क्या होगा बेटा, वे हल्के से हंसे। काम याद रखना। उसी दिन वीरू को पता चला, राम नारायण मिश्रा सेवानिवृत्त शिक्षक, जिन्होंने अपनी पेंशन का बड़ा हिस्सा बेसहारा बच्चों की पढ़ाई पर लगा दिया था। उनका एक बेटा था जो शहर छोड़कर कभी वापस नहीं आया। शायद उसी खालीपन ने उन्हें औरों का सहारा बना दिया था। मिश्रा जी ने वीरू की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे अंदर आग है, पर दिशा नहीं। सिविल सर्विस की तैयारी करो। वीरू चौंक गया। मैं? हमारे बस का नहीं है सर। फीस, किताबें। मिश्रा जी ने बात काट दी। गरीबी दिमाग की होती है, जेब की नहीं। किताबें मैं दूंगा, फीस की चिंता मत करो, पर शर्त है ईमानदारी से मेहनत करोगे। वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। अगर पहनोगे तो उसका कर्ज भी चुकाना होगा। दिन बदले, सुबह काम, दोपहर स्कूल में मिश्रा जी का मार्गदर्शन, शाम माँ की सिलाई में मदद और रात भर पढ़ाई। मिश्रा जी सिर्फ विषय नहीं पढ़ाते थे, वे जीवन पढ़ाते थे। किसी दिन कुर्सी मिले तो याद रखना, वे कहते, कुर्सी तुम्हारी नहीं होती, जनता की होती है। माँ का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है, वे बार बार दोहराते। जिसने अपनी माँ को रोते छोड़ दिया, वह दुनिया को कभी न्याय नहीं दे सकता। वर्षों की मेहनत रंग लाई।
वीरू ने सिविल सर्विस परीक्षा पास की। ट्रेनिंग के बाद जब पहली बार उसने वर्दी पहनी तो उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा और मिश्रा जी की मुस्कान एक साथ तैर उठी। और अब इतने साल बाद नरसिंहगढ़ के उसी थाने के बाहर जब वह अपंग बूढ़ा जमीन पर गिरा था और उसने पहचान कर गुरुजी कहा था, तो यह सिर्फ एक अफसर का झुकना नहीं था, एक शिष्य का ऋण स्वीकार करना था। समय कभी एक सा नहीं रहता। जिस स्कूल के बरामदे में कभी बच्चों की आवाज़ों के बीच राम नारायण मिश्रा की सधी हुई वाणी गूंजती थी, वहीं कुछ वर्षों बाद सन्नाटा उतर आया। मिश्रा जी ने अपनी पेंशन और वर्षों की बचत से शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा प्लॉट खरीदा था। इरादा था वहां गरीब बच्चों के लिए एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोलेगा, पर अच्छाई की जमीन पर अक्सर बुरी नजरें पड़ती हैं। इलाके के कुछ दबंग जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए बदनाम थे, उस प्लॉट पर भी नजर गड़ाए बैठे थे। पहले उन्होंने मीठी बातों से समझाने की कोशिश की, मिश्रा जी, बुढ़ापे में क्या करिएगा, इतनी भागदौड़, हमें दे दीजिए, अच्छा पैसा मिल जाएगा। मिश्रा जी मुस्कुराकर मना कर देते, यह जमीन बिकने के लिए नहीं है बेटा, यह पढ़ने के लिए है। पर जब लालच से बात न बनी तो धमकियां शुरू हो गई। एक रात स्कूल से लौटते समय कुछ गुंडों ने उन्हें घेर लिया। बहुत समाज सुधारक बनते हो कहकर उन्हें बेरहमी से पीटा। चश्मा टूट गया, कपड़े खून से भीग गए और जिस हाथ से वे बच्चों को अक्सर सिखाते थे, वही हाथ कई जगह से चोटिल हो गया। अगले दिन अखबार में खबर आई, सेवानिवृत्त शिक्षक पर जमीन हड़पने का आरोप। गुंडों ने उल्टा उन पर फर्जी दस्तावेज बनवाने और धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा दिया। जिस समाज के लिए वे खड़े रहे, वही समाज कानाफूसी करने लगा। कुछ तो किया होगा, यूं ही नाम खराब नहीं होता। अदालतों के चक्कर, पुलिस की पूछताछ और अपमान की चुभन ने धीरे धीरे उनके भीतर की शांति को तोड़ दिया। वे बार बार एक ही बात दोहराते, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो जमीन बच्चों की है। पर उनकी आवाज़ अब पहले जैसी ठोस नहीं रही थी। मानसिक तनाव ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया था। जिस बेटे ने सालों पहले साथ छोड़ा था, उसने भी मुड़कर नहीं देखा। घर बिक गया, प्लॉट पर कब्जा हो गया, केस लंबा खिंचता रहा। मिश्रा जी अकेले पढ़ते गए, पड़ोसियों ने दूरी बना ली, स्कूल ने भी औपचारिकता निभाकर उन्हें आराम करने की सलाह दे दी। धीरे धीरे उनका मन बिखरने लगा। वे कभी सड़क पर खड़े होकर बच्चों को काल्पनिक पाठ पढ़ाते, कभी किसी दीवार को देखते हुए बुदबुदाते। ईमानदारी बिकती नहीं। लोग उन्हें पागल मास्टर कहकर हंसने लगे। जिन हाथों ने सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवारा था, वही हाथ अब लाठी का सहारा खोजते थे। कपड़े मैले हो गए, चेहरा झुर्रियों से भर गया, पर आंखों में कहीं गहराई में वह पुराना शिक्षक अब भी छिपा था। घर छूटा तो छत भी छूट गई। कभी मंदिर की सीढ़ियों पर, कभी बस स्टैंड के कोने में, कभी किसी थाने के बाहर बैठने लगे, जैसे व्यवस्था को नजरों से सवाल करते हो। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। शहर ने फैसला जल्दी सुना दिया, वो पागल हो गए हैं। और इसी फैसले के बीच एक ईमानदार शिक्षक धीरे धीरे सड़क पर उतर आया। उन्हें नहीं मालूम था कि उनका एक शिष्य अब वर्दी पहन चुका है और वक्त एक दिन ऐसा मोड़ लाएगा जब सच फिर सिर उठाकर खड़ा होगा। नरसिंहगढ़ थाने के बाहर वही दोपहर फिर ठहरी हुई थी। धूप की धारें सीमेंट के फर्श पर गिरकर चुभ रही थी और गेट के पास बैठा वह अपंग बूढ़ा अपनी लाठी के सहारे जैसे हर आती जाती वर्दी को परख रहा था। लोग अब भी उसे पागल मास्टर कहकर चिढ़ाते थे। कोई सिक्का फेंक देता, कोई ताना मार देता, अरे मास्टर जी, आज कौन सा पाठ पढ़ाओगे? और वह कभी मुस्कुरा देता, कभी बुदबुदाता, ईमानदारी बिकती नहीं। लेकिन आज दृश्य अलग था। एसपी आर्यवीर सिंह का चेहरा कठोर नहीं भरा हुआ था। उन्होंने धीरे धीरे
सबके सामने उस बूढ़े को उठाया। उनकी उंगलियां कांप रही थी, गुस्से से नहीं, भावनाओं से। पूरे स्टाफ के सामने उन्होंने साफ आवाज में कहा, आज मैं जो हूं इनकी वजह से हूं। सब चौंक कर देखने लगे। ये भिखारी नहीं है, उन्होंने आगे कहा, ये मेरे जीवन के निर्माता हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इनके शब्दों की वजह से। थाने का माहौल बदल गया। जिन सिपाहियों ने अभी कुछ देर पहले उन्हें धक्का दिया था, वे नजर झुकाए खड़े थे। आर्यवीर ने खुद झुककर मिश्रा जी की लाठी उठाई और इनके हाथ में थमाई। गुरुजी, उनकी आवाज भर्रा गई, अब आपको धूप में नहीं बैठना पड़ेगा। मिश्रा जी की धुंधली आंखों में पहचान की चमक लौटी। तो सच में अफसर बन गया? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। आर्यवीर हल्के से मुस्कुराए। आपने कहा था ना, हारने से पहले आना। मैं हारने नहीं आया था, जीत कर आया हूँ और आपको लेने आया हूँ। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी का दरवाजा खुद खोला और पूरे सम्मान के साथ मिश्रा जी को बैठाया। वह दृश्य नरसिंहगढ़ ने पहले कभी नहीं देखा था। एक एसपी अपनी सीट छोड़कर एक बेसहारा बूढ़े को बैठा रहा था। अगले ही दिन शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में उनका इलाज शुरू हुआ। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, दवाइयाँ, साफ कपड़े, रहने की व्यवस्था, सब कुछ आर्यवीर ने व्यक्तिगत रूप से देखा। उन्होंने जिला प्रशासन से मिलकर उनके लिए पुनर्वास योजना बनाई, पुराने दस्तावेज निकलवाए, जमीन के कागज फिर से खंगाले और फिर सबसे महत्वपूर्ण कदम, आर्यवीर ने अपने दफ्तर में फाइल खोलते हुए कहा, मिश्रा जी के खिलाफ जो केस दर्ज है उसे दोबारा खोला जाएगा और जिन लोगों ने इन पर हाथ उठाया था उनके खिलाफ नई एफआईआर दर्ज होगी। एक इंस्पेक्टर ने झिझकते हुए कहा, साहब वो लोग काफी रसूखदार हैं। आर्यवीर की आंखों में वही पुरानी आग उतर आई। कानून रसूख नहीं देखता और अगर देखेगा तो फिर मैं इस कुर्सी के लायक नहीं हूँ। जांच शुरू हुई, पुराने गवाह सामने आए, फर्जी दस्तावेजों की पोल खुली। जिन गुंडों ने एक शिक्षक को सड़क पर ला दिया था, वे पहली बार कानून के कटघरे में खड़े थे। कुछ ही हफ्तों में शहर की हवा बदल गई। पागल मास्टर अब मिश्रा सर बन गए। लोग मिलने आने लगे, कुछ माफी मांगते, कुछ सिर्फ हाथ जोड़ने। एक शाम अस्पताल के कमरे में मिश्रा जी ने आर्यवीर का हाथ पकड़ा। उनकी आवाज अब पहले से थोड़ी स्थिर थी। मैंने एक बेटा खोया था, उन्होंने धीमे से कहा, पर भगवान ने मुझे वर्दी वाला बेटा दे दिया। आर्यवीर ने झुककर उनका हाथ अपने माथे से लगा लिया। उस क्षण वह सिर्फ गुरु शिष्य का मिलन नहीं था, यह न्याय की वापसी थी। यह उस समाज को जवाब था जिसने जल्दी फैसला सुनाया था, और यह उस वर्दी का कर्ज चुकाने की शुरुआत थी जो सिर्फ कंधों पर नहीं, आत्मा पर भी टिकी होती है। नरसिंहगढ़ में हवा सचमुच बदल चुकी थी। जिन गलियों में कभी पागल मास्टर कहकर ठहाके लगाते थे, वही अब लोग धीमी आवाज में कहते, वो मिश्रा सर है, एसपी साहब के गुरु। स्थानीय अखबारों में सुर्खियां छपी, एसपी ने बेघर शिक्षक को दिलाया न्याय। सोशल मीडिया पर तस्वीरें घूमने लगी। एक वर्दीधारी अफसर अस्पताल के बिस्तर के पास बैठा है, सामने झुकी आंखों वाले बुजुर्ग के हाथ थामे हुए। कुछ लोगों को यह भावुक कहानी लगी, कुछ को प्रेरणा और कुछ को अपने पुराने व्यवहार पर शर्म आने लगी। लेकिन आर्यवीर के लिए यह प्रचार नहीं, प्रायश्चित था। उस समाज की चुप्पी का जिसमें सच को पागल कहकर किनारे कर दिया जाता है। प्रशासन ने औपचारिक कार्यक्रम रखा। जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में मिश्रा जी को आजीवन शिक्षा सेवा सम्मान दिया गया। मंच पर जब उनका नाम पुकारा गया तो तालियां देर तक बजती रही। आर्यवीर ने स्वयं उन्हें सहारा देकर मंच तक पहुंचाया। उनका हाथ कांप रहा था, पर इस बार कमजोरी से नहीं, भावनाओं से। सामने बैठे बच्चे जिनकी आंखों में सपने थे, उन्हें देख रहे थे, जैसे किसी कहानी का पात्र सच में जीवित हो उठा हो।
आर्यवीर ने माइक पर कहा, अगर हर जिले में एक मिश्रा सर हो तो हमें आधे अपराधियों की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि सही शिक्षा इंसान को अपराध से पहले रोक लेती है। सभागार में सन्नाटा और सम्मान साथ साथ फैल गया। इलाज और देखभाल का असर धीरे धीरे दिखने लगा। मिश्रा जी की बिखरी हुई स्मृतियां कर्म में लौटने लगी। कभी कभी वे अब भी खो जाते, पर फिर खुद को मुस्कुरा कर कहते, मैं ठीक हूँ, अभी बहुत काम बाकी है। अस्पताल से निकलकर उन्हें एक छोटे से आवास में ठहराया गया, जहाँ शाम को कुछ बच्चे पढ़ने आने लगे। आर्यवीर जब भी समय निकाल पाते चुपचाप पीछे की कुर्सी पर बैठ जाते और उन्हें पढ़ाते देखते। अ आ ई, जैसे अक्सर नहीं, जीवन की लकीरें फिर से सीधी हो रही हों। एक दिन सांझ ढल रही थी। खिड़की से आती हल्की रोशनी में धूल के कण तैर रहे थे। मिश्रा जी ने पढ़ाना रोककर आर्यवीर को पास बुलाया। उनकी आवाज अब स्थिर थी, आंखों में वही पुरानी शांति लौट आई थी। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, जिंदगी अजीब है, कभी भीड़ में भी अकेला कर देती है और कभी अकेले में पूरा शहर दे देती है। मैंने एक बेटा खोया था, पर भगवान ने मुझे वर्दी वाला बेटा दे दिया। आर्यवीर की पलकें भीग गई। उन्होंने झुककर उनके हाथ अपने माथे से लगा लिए, जैसे कोई आशीर्वाद नहीं, एक जिम्मेदारी स्वीकार कर रहा हो। उस क्षण नरसिंहगढ़ ने न सिर्फ एक गुरु का सम्मान नहीं देखा, उसने यह भी देखा कि वर्दी की असली ताकत डंडे में नहीं, कंधे के झुकने में है। चर्चा धीरे धीरे कहानी बनी। कहानी से मिसाल और शहर ने समझा, कभी कभी न्याय अदालत से नहीं, एक शिष्य के दिल से शुरू होता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी की परतें हटाकर देखें तो अंत में जो बचता है वह सिर्फ घटनाएं नहीं, एक गहरा जीवन संदेश है। माँ का सम्मान किसी भी धर्म ग्रंथ की पंक्तियों से बड़ा धर्म है। जिसने अपनी माँ को आंखों का दर्द समझ लिया, वह दुनिया के हर कानून को न्यायपूर्ण बना सकता है। माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती, वह टूटे हुए घर की आखिरी दीवार होती है। जब समाज रस्मों और परंपराओं के नाम पर उसे कमजोर करने लगता है, तब बेटे का कर्तव्य सिर्फ सहानुभूति नहीं है, साहस होता है। जिस दिन वीरू ने अपनी माँ के सिर से सफेद दुपट्टा हटाया था, उसी दिन उसने सीखा था कि असली पुरुषत्व आवाज उठाने में है, चुप रहने में नहीं। साथ ही जीवन यह भी सिखाता है कि एक सही मार्गदर्शक पूरी दिशा बदल सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक मोड़ ऐसा आता है जहां वह गिर सकता है या उठ सकता है, और अक्सर उस क्षण कोई एक हाथ आगे बढ़ता है। वह हाथ शिक्षक का हो सकता है, गुरु का, या किसी अनजान हमदर्द का। मिश्रा जी ने वीरू को सिर्फ किताबें नहीं दी, उन्हें उसे आत्म सम्मान दिया, सोच दी, दृष्टि दी। उन्होंने सिखाया कि हालात इंसान को छोटा नहीं बनाते, उसका निर्णय बनाता है। अगर सही समय पर सही शब्द मिल जाए तो एक बिखरता हुआ किशोर भी देश की सेवा करने वाला अधिकारी बन सकता है। वर्दी की चमक दूर से आकर्षक लगती है, लेकिन उसके भीतर जिम्मेदारियों का भार छिपा होता है। वर्दी सिर्फ ताकत नहीं होती, वह एक कर्ज होती है, उन आंसुओं का, उन उम्मीदों का, उन संघर्षों का, जिन्होंने किसी को वहां तक पहुंचाया है। जब आर्यवीर ने अपने गुरु के सामने झुककर उन्हें सम्मान दिया, तब उसने साबित किया कि असली शक्ति आदेश देने में नहीं, ऋण स्वीकार करने में है। वर्दी का मान तभी है जब वह कमजोर के लिए ढाल बने, अन्याय के खिलाफ आवाज बने और अपने अतीत को ना भूले। और अंततः सच्चा बेटा वही है जो टूटने के बाद भी दूसरों को संभालना सीख जाए। जिंदगी हर किसी को किसी न किसी मोड़ पर तोड़ती है, कभी रिश्तों से, कभी हालात से, कभी अपनों की बेरुखी से। पर जो अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर किसी और के लिए सहारा बन जाए, वही असली मजबूती है। वीरू का बचपन छिन गया था, पर उसने अपनी माँ को हिम्मत बनने का निर्णय लिया। उसने अपने गुरु का सम्मान लौटाया। उसने दर्द को बदले में नहीं, बदलाव में बदला। और इस कहानी का सार है, इंसान की असली पहचान उसकी सफलता नहीं, उसकी संवेदनशील होने में है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।